शुरू करो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट क्लास 11 चैप्टर 1 रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है रासायनिक सहयोग के नियम। रासायनिक सहयोग का नियम रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उन नियमों को रासायनिक सहयोग का नियम कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी जो होती हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही संपन्न होती है, जिसको हम इन रिएक्शनों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीट उत्पन्न होती है। ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हमारा HCl से रिएक्ट करता है, तो हमारा ये NaCl से रिएक्ट करके NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का H और HCl का H और कार्बोनेट का ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। बाकी हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, जैसे कि बच्चों भौतिक परिवर्तन आप जानते हैं कि स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं फिर हम उसको छोड़ देते हैं तो पुनः वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन होता है और इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी भौतिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चूँकि हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों ही पे ही डिपेंड करती हैं, इसलिए इन दोनों को अच्छे से समझना जरूरी है। अब आगे देखिए, रासायनिक सहयोग के नियम निम्न 5 नियम हैं जो निम्नवत हैं। नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। सेकंड है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। थर्ड है गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ व्युत्क्रम अनुपात या अथवा तुल्य अनुपात का नियम। फिफ्थ आपका आता है गैलुसैक का नियम। तो बच्चों इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। तो इस नियम के अनुसार बच्चों जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। बच्चों जैसे कि कोई हमने रिएक्शन कराई, सपोज हमने 2 अभिकारक A और B लिए और इनका हमने वेट कर लिया। अब इनमें हमने जब रासायनिक अभिक्रिया कराई तो इनसे जो हमारा उत्पाद C और D बना तो हमने इसका भी वेट कर लिया। अब हम देखते हैं दोनों के वेट की जब हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि अभिक्रिया से पहले जो अभिकारक का वेट था, अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद का वेट था, वो दोनों बराबर है, जो इस नियम की पुष्टि करता है। देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से हमारा, और जैसे सपोज A का हमने मास लिया WA, B का WB, C का WC और इसका WD लिया, तो नियमानुसार होना चाहिए WA प्लस WB इक्वल टू WC प्लस WD। तो बच्चे एक जंप और देखिए, जैसे कि A और B हमारा बनाता है C और D बनाता है। सपोज हमारा A 15 ग्राम है और B हमने X मान लिया जिसकी हमको वैल्यू ज्ञात करनी है, और C हमने कह दिया 20 है और D हमारा 3 है। तो 15 प्लस X इक्वल टू 20 प्लस 3, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है तो X इक्वल टू 23 माइनस 15, तो X इक्वल टू 8, तो B हमारा आ जाता है 8। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 15 प्लस 8 हमारा 23 आता है और इसका भी जो हमारा कैलकुलेट है 23, यानी कि ये हमारा एग्जाम्पल भी इस नियम का पुष्टि करता है। तो इस नियम को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, उसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। तो इस नियम के बच्चों प्रयोगात्मक सत्यापन के लिए हम एक प्रयोग करते हैं जिसमें लेनडार्ट ने एक प्रयोग करा था। इसमें एक H आकार का एक उपकरण होता है जिसमें हमारी 2 परख नली होती है, जिसके ऊपर से जो मुंह होते हैं वो सील कर बंद कर दिए जाते हैं, और एक नली में हमारा NaCl सॉल्यूशन और दूसरी नली में हमारा AgNO3 सॉल्यूशन लिया जाता है। अब अभिक्रिया करने से पहले हम दोनों नलियों का वेट कर लेते हैं और उसको नोट कर लेते हैं। अब इस जो हमारा ये उपकरण है इसको हम उलट देते हैं ताकि हमारे NaCl और AgNO3 आपस में रिएक्ट कर सके। उलटने के बाद जब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा अब रिएक्शन के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, और इसका भी हम अब क्या कर लेते हैं बच्चों, इसका भी वेट हम नोट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हम देखते हैं कि दोनों के वेट की, अभिकारक और उत्पाद दोनों के वेट की तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा अभिकारक का वेट था वही हमारा उत्पाद का वेट है।
तो यह नियम भी हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रूफ करता है। तो बच्चों अब हमारा आता है दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। बच्चों जैसे कि जल, जो आपको पता है जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व उपस्थित होते हैं और हमेशा ही जल में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है, चाहे वो हमारे किसी भी विधि से प्राप्त हो, चाहे वो नदी से हो, तालाब से हो या प्रयोगशाला की विधि से बनाया हो, किसी भी स्रोत द्वारा बनाया हो, हमारे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। बच्चों जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन का हमारा द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का हमारा द्रव्यमान कितना होता है बच्चों 16 होता है। तो हमारा हाइड्रोजन चूँकि 1 होता है, यहाँ पे हमारे H2 है तो हम 2 लेते हैं, ऑक्सीजन 1 है तो इसका हमने 16 रख दिया। अब हम एक सरलतम अनुपात निकालते हैं तो 1:8 हो जाता है। बच्चों देखिए अगर हम रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जल बनाते हैं NaOH + HCl तो हमारा NaCl से रिजेक्ट करके NaCl बनाता है और ये H इस OH से मिलकर हमारा H2O बनाता है। देखिए अगर हम इसमें भी देखते हैं तो हमारा H2O में 1:8 का ही एक सरलतम अनुपात होता है। बच्चों दूसरा देखिए अगर H2 के हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा H2O बनता है, इसमें भी ये हमारा जो अनुपात आता है H और O का वो 1:8 ही आता है। तो किसी भी स्रोत द्वारा प्राप्त जल के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 ही होता है, चाहे वो किसी भी विधि या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाता हो। तो बच्चों एक एग्जाम्पल और बताते हैं इसका, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन व ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है, आपको पता ही है बच्चों, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, तो आपको पता है कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे ऑक्सीजन 2 होते हैं तो हमारा क्या हमने यहाँ पे 32 ले लेते हैं। अगर हम एक सरलतम अनुपात निकालते हैं तो हमारा 3:8 का इसमें एक अनुपात आ जाता है। तो CO2 किसी भी विधि या किसी भी स्रोत द्वारा प्राप्त होगा, उसमें कार्बन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 3:8 ही होता है।